शुभ संध्या छात्रों। आज आपका ये पेपर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। क्लासें की अव्यवस्था और आप का व्यस्ततम जीवन दोनों ने इस पेपर को एक अलग आयाम पर पहुंचा दिया है। वैसे तो इस पेपर की दो सबसे अच्छी बातें हैं। एक तो ये है कि आपने इसमें से पहले से बहुत कुछ पढ़ा या सुना होगा। दूसरा ये है कि इसको पढ़ कर के अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने देश के व्यवहार को और अपने व्यवहार को देश के प्रति समझने में सजग होंगे और वह किस तरह से आनंद के साथ सजग होंगे। और ये पेपर आज हम जो हुआ है इसको हम तेज़ी के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उत्तर हो सकता है, क्या हम लिख सकते हैं। पेपर हो गया है, पर हर पेपर ये बता कर जाता है कि हमें और क्या सीखना है। सही और गलत ये नहीं बताता है कि आप पास हैं या फेल हैं। पेपर ये बताता है कि अभी आपको कितना और कैसे सीखना है। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उसको सदैव बना कर रखिए। कोई भी प्राध्यापक ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना कम जानता है, ना ज़्यादा जानता है। हमें एक चींटी से, हमें एक राहगीर से, हमें एक छोटे भाई से, हमें अपनी छोटी बहन से, हमें अपनी बड़ी बहनों से, हमें हर किसी से सीखना चाहिए। और शायद हम कभी कभी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम किसी से कम जानते हैं। कम जानना या ज़्यादा जानना अपनी जगह पे है। छात्रों, मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूँ, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और एक छोटा सा निवेदन अपने साथ आप अवश्य करिए। हर दिन 2 पेज 3 पेज कुछ पढ़ने का प्रयास करिए। मोबाइल देखिए, चलाइए, हमसे इससे मतलब नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। पर एक चीज़ आप करो छात्रों, खासकर हिंदी के छात्र जितने भी हैं, वो अगर किसी और विषय से भी एमए करते हैं तो एक काम आप करिए, आप 2-3 पेज अपनी लाइफ में प्रतिदिन एक टाइम बना लीजिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 2 पेज कुछ चाहे निबंध डाल कर लीजिए कि निबंध पढ़ेंगे हम नाटक पढ़ेंगे, हम कुछ भी पढ़ेंगे, हम आप इसको जो है थोड़ा सा करिए। आप 1 हफ़्ते करके देखिए, उसके बाद रिपोर्ट आप मुझे मैसेज करिए। केवल पढ़ना है, कोई नोट नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल पढ़िए बस। आप अगर बहुत कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो निबंध पढ़ लीजिए, कोई आत्मकथा पढ़ लीजिए, कोई जीवनी पढ़ लीजिए। अब 5th सेमेस्टर में आने के बाद अगर आज भी आपने कुछ पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो प्लीज़, और मैं आपको स्वयं भी वादा करता हूँ कि मैं भी न्यूनतम किसी भी हालत में चाहे जितना व्यस्त रहूँगा 1-2 पेज ज़रूर पढ़ूँगा। 2 पेज, 5 पेज, कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है? और आप भी उस पर काम करिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। मैंने प्रश्नों को कुछ सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है, केवल बोलना रहेगा। कवि चंद्र बरदाई किस काव्य धारा के कवि हैं? पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है और ये जो कवि हैं इसमें उत्तर लिखना था। कवि चंद्र बरदाई आदि काल या वीर गाथा काव्य धारा के कवि हैं, जिन्होंने इन्होंने वीर पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य लिखा है, जिसकी भाषा डिंगल है, राजस्थानी अपभ्रंश है। और इसमें चंद्र बरदाई ने अपने मृत महाराज पृथ्वीराज के जीवन, बचपन से लेकर के उनकी मृत्यु तक के जीवन का वर्णन लिखा है। ये एक प्रकार से उनकी जीवनी या उनके जीवन का यश गाने वाली रचना है। आप 50 शब्दों में इतना हो जाएगा। और भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ये किताब जितना लिख करके गए थे उनके पुत्र जज्जल ने, जो है जज्जल है, देख लीजिएगा, ये इन्होंने इसको पूरी किया है। इतना आप लिख देंगे 50 में हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक 1933 या 30 में आया था, देख लीजिए ना, सन का कुछ क्लियर नहीं याद नहीं आ रहा है। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। इनके नाटक, इनकी रचना कामायनी विश्व प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने चंद्रगुप्त, इनके और नाटक हैं जैसे ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त हैं, एक घूंट है, अनेक इन्होंने नाटक लिखे हैं। ठीक है? कंकाल इनका तितली उपन्यास है। गुंडा, आकाशदीप इनकी जो है वो कहानियाँ हैं।
भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा वो जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की का एक जो है नाट्य काव्य समझ लीजिए, नाट्य काव्य है। और इसमें भारत की हीन दीन दशा का सचित्र और मार्मिक चित्रण किया गया है। और इससे पता चलता है कि भारतेंदु आधुनिक साहित्य के वो साहित्यकार रहे जिन्होंने भारत के प्रति अपना प्रेम बड़ी निष्ठा के साथ जितना प्रदर्शित किया है। आगे हम चलते हैं। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज आसु है। जैसा कि कुछ लोगों ने शायद खड़ी बोली के पृथ्वी प्रिय प्रवास को समझा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंदी में जो सबसे पहला महाकाव्य लिखा गया, महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य वह होता है जिसमें सर्गबद्ध, खंडबद्ध या कांड या खंड हो और एक नायक के जीवन पर आधारित हो, एक रस होना चाहिए इसमें। हाँ, तो इसके बाद जो है भारत दुर्दशा हो गया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो गया। इंडिया वाले क्वेश्चन में मेरे नगपति मेरे विशाल पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये जो कविता है वो ली गई है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई है। ठीक है छात्रों, और इस कविता को ये कविता जो है मैंने इस पर थोड़ा सा बढ़ाया है, आपको मैं सुना रहा हूँ। ये कविता इसी कविता से 2 प्रश्न आए थे। एक आगे प्रश्न है, उस पर भी आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तभी आपको याद आ जाए। कविता मेरे नागपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजभूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल हे नागपति मेरे विशाल। शायद हिमालय ऐसे कुछ करके किसी की है और रामधारी सिंह दिनकर ने इस पर काव्य रचना की है। और अगला जो प्रश्न है वो है प्रीत जहाँ की श्री सदा मैं गीत वहाँ के, तो इंदिवर श्यामलाल बाबू राय की ये है पंक्ति है। और ये जो है एक सुंदर गीत है, आप इतना ही समझिए भी, ठीक है। ये मैंने आपको जो कविता सुनाई उसकी की लाइनें हैं। और मेरे देश की धरती सोना उगले गीत में कवि बावरा ने जो है देश को किस रूप में देखा है? तो देश ने जो है हमारा यानी कि इसमें तो आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी वर्णन कर सकते हैं कि अगर आपने ये लिखा होगा कि हमारी जो धरती है उच्छ्वल श्यामल है और इसमें भरण पोषण करने वाली है, और ये एक ऐसी परंपरा का निर्वहन करती है जिसमें कुछ भी बो दिया जाए और कुछ थोड़े से भी सिंचन कर दिया जाए तो वो सब ऐसे, चाहे वो जिस भी जाति का हो, धर्म का हो, उनके लिए वह भोजन देती ही देती है। तो ये कविता में और बहुत अर्थ भी आप कह सकते हैं। जननी के हिमकिरीट, आगे चलते हैं, जननी के हिमकिरीट से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर जो मैंने आपको कविता सुनाई थी वो देखो लिखा हुआ लाइन, मेरे नागपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, तो इसमें पूछा है कि जननी के हिम किरीट, तो आप पूरी कविता लिख सकते थे या बता सकते थे कि हिम किरीट का मतलब होता है मुकुट, मैंने लिखा हुआ है। तो जननी जो होती है यानी कि माता, यानी हमारी भारत माता का जो है वो बर्फ़ से बना हुआ मुकुट कौन है? हिमालय है। बर्फ़ से बना हुआ मुकुट जो है वो हिमालय है। कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कहना चाहता है कि हिमालय हमारी भारत माता का, हमारे भारतवर्ष का मुकुट है, जिसने भारत को वाह आक्रांताओं से बचा कर रखा हुआ है। और ये हमें ये इतना सौम्य और सुंदर दिखता है, मुकुट के समान है। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। बिना हिमालय के हम किस स्वरूप में होते? हिमालय ने हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को और हमारे इस धरती को कितना सौम्य और सुंदर बना दिया है, ये भी आप बता सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा गीत के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊँ, ये लाइन है इसकी। और प्रयाण गीत के कवि प्रसाद ने वीरों की तुलना किससे की है? तो भाई वीरों की तुलना उसमें कविता में आपके दिया गया होगा। कविता मुझे पढ़ने को मिली नहीं छात्रों, तो इसलिए मैं भी उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कविता पढ़ लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। आगे है, हिमाद तुंग श्रृंग श्री प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र
स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो। इसको गा कर कहते हैं। हिमादि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंध में सुबा, बड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्री, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों, ऊंची चोटियाँ से भरा हुआ, से भरी हुई शुद्ध भारती, ये जो हमारी जो ये संस्कृति है परिशुद्ध है, ये जो भारतीयता है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, ये जो है स्वयं प्रभावित, स्वयं अपनी आभा से चमत्कृत रहती है, और स्वतंत्रता पुकारती, और स्वतंत्र जो हम भारत जैसा हम, देखिए ये कविता कहीं भी लिखी गई होगी, लेकिन जयशंकर प्रसाद जब आज़ाद नहीं है उस समय लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ आपको दिख रही होगी कि हम परतंत्र हैं, तो आज जो है स्वतंत्रता हमें पुकार रही है कि भैया कहाँ हो। ठीक है, स्वयं हमें पुकारती है, और हम कौन हैं हमें पहचानना चाहिए। ठीक है, हमारी भारतीयता जो है और हमारा प्रकाश, तो स्वतंत्रता हमें पुकारती है। प्रसाद जी कहते हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम कौन हो। नहीं कभी इसमें तुम कहता है कि तुम नहीं मरने वाले वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ये मान लो भाई, तुम जो मानोगे, जो तुम सोचोगे वही तो सत्य होगा। प्रशस्त पुष्य पत्र है, पुष्य नक्षत्र की बात की है यहाँ पर, पथ जो है पुष्य, ठीक है, पवित्र पथ जो है वो आपके सामने दिख रहा है, उस पर तुम बढ़ते चलो बढ़ते चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि की रुको न शूर साहसी। तुम सपूत हो, मातृभूमि पर रुकना नहीं, तुम शूर हो साहसी हो। आरती सैन्य सिंधु बड़वाग्नि से जलो, तुम सैन्य सिंधु सागर, यानी कि जो है शत्रुओं के लिए जो है तुम सैनिक वाले सागर हो, सैन्य सागर में, और सूर बड़वाग्नि से जलो, यानी कि जैसे बड़वाग्नि होती है, सुमने सुंदर उत्तम बड़वाग्नि के समान तुम जलो और जला दो जितने दुश्मन हैं। प्रवीर श्रेष्ठ वीर, तुम जयी मतलब विजयी बन जाओ, और तुम बढ़ते चलो बढ़ते चलो। कविता में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको लगता है कि थोड़ी और सी सुंदरता हो सकती थी, पर अगर आपने ये समझ कर ऐसे कुछ लिखा होगा, इसमें से कुछ भी भाव अगर आपने पकड़ लिए होंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपने सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है, नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मेखला रत्नाकर हैं। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारीश वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। मातृभूमि कविता से ली गई है, और ये मैथिली शरणगुप्त की कविता है, तो आप देख लीजिएगा। नीलांबर नीला आकाश, परिधान नीले वस्त्रों, नीलांबर परिधान, परिधान मैंने वस्त्रों से, नीले वस्त्रों से सुसज्जित हुई, हरित पर्ण जिसके पर जो हरियालों से सुंदर है, हरियालियों पट होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हरित पट सुंदर है। सूर्य और चंद्रमा जिसके मुकुट, सूर्य चंद्र युग, तो युग माने दोनों, मुकुट मेखला रत्नाकर है, और मुकुट भी पहले हमने पढ़ा था ना, जननी के हिम किरीट, यानी कि जो है मुकुट मेखला रत्नाकर है, और मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ यहाँ प्रेम से प्रवाहित होती रहती हैं, प्रेम के गीत गाती हैं, यानी कि नदियों के किनारे ही लोग जीवित रहते हैं, प्रेम के गीत गाती रहती हैं। फूल तारे मंडल हैं, और जो है जे इस भारतवर्ष में, इस मातृभूमि में जो तारे हैं वो फूल के समान फैले हुए हैं। बंदी जन खग वृंद विशेष फन सिंहासन है। बंदी जन
ठीक है। विंद्र शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी सुवेश की मातृभूमि की। कुल मिलाकर इसमें आप कुछ भी मातृभूमि के बारे में जैसा जो कुछ भी करा है आप वो करते चले जाते हैं, तो आपका काम यहाँ सही हो जाता है। और उसके बाद इस कविता को आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कविता कहाँ से ली गई है। तरु तृण वन लता वसन अंचल में, खचित सुमन गंगा ज्योति करजल कण धवल धार, हार गले मुकुट शुभ्र थिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं, उदार शक्ल मुख सरर सतरव उपमुखरे। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुँचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता तोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। ऐसे कविता गाई जाती है, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा की गीत का केंद्रीय भाव लिखना है। कवि का ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है। तो कविता का अर्थ आप केंद्रीय भाव लिखना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि की सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। अब आगे कविता नहीं भी तैयार है तो आप यानी कि जो लाल रंग का है, जो मधुमय सुबह का वर्णन किया गया है, सुबह का वर्णन इस पहली पंक्ति में पता चलता है। तो आप सुबह के वर्णन और बाकी सारे वर्णों को आप अगर कविता याद है तो आप लिख दीजिएगा उस हिसाब से, नहीं तो जो भी बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा। मातृभूमि का वर्णन किया गया, इस हिसाब से बाकी बना लीजिएगा। कविवर मैथिली गुप्त ने मातृभूमि में क्या क्या विशेषता बताई हैं, तो आप नीचे दिया गया है, तो कविता भी दी गई है, उसी के हिसाब से आप बता दीजिए। नीलांबर है परिधान, हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र जिसके मुकुट हैं, और मेखला रत्नाकर है, नदियाँ जिसके किनारे प्रेम के गीत गाती रहती हैं, फूल तारे जिसके समूह में हैं, और पक्षी जो है, जो बंदी जन खगवृंद जो पक्षी समूह हैं वो सब इसके सेवक हैं, और शीश फन सिंहासन है। और जो है ये हमारी मातृभूमि जो है शीश माने भगवान शेषनाग के उस पर सिंहासन पर टिकी हुई है। करते अभिषेक पयोद हैं, पयोद माने बादल जो है इसका अभिषेक करते रहते हैं। और बलिहारी इस बेस की, ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर, ऐसे सुंदर मातृभूमि को देख करके मैं उस पर बलिहारी होना चाहूँ, बार बार न्यौछावर हो जाना चाहूँ। हे मातृभूमि तुम सत्य हो, सगुण मूर्ति सर्वेश की, तुम जो सभी का ईश होता है उसकी तुम सत्यता, यानी हे मातृभूमि तुम सत्य ही वह मोती मुझे लगती हो, जैसे मेरे भगवान होते हैं वैसे तुम सच सच मुझे प्रतीत होती हो। ये बात आप इसमें लिख दीजिए। बहुत सारी विशेषताएँ हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिंदी साहित्य में स्थान। तो भाई देखिए, महात्मा एक राष्ट्रीय कवि हैं और इनकी कविता पुष्प के विलासा के माध्यम से बताइए कि आप इन्होंने कविता में अपने को कविता के माध्यम से कवि की जो कविता होती है वो उसका चित्रण करती है। तो आप बता दीजिए कि निस्वार्थ समर्पण की बात करते हैं, और इनका वह स्थान है जो किसी और व्यक्ति जैसे महानतम लोगों का होता है वैसे ही इनका भी स्थान है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गीत का प्रतिपाद्य माने विषय पूछ रहा है अपनी भारत देश के बारे में। इसमें भारत देश या अपनी मातृभूमि के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे जो भारत है वो ज्ञान और धन संपदा में सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया। अपने देश भारत के बारे में इस गीत में गाया गया है। अटल जी की रचनाएं राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं, स्पष्ट कीजिए। आप इसको भी लिख लीजिएगा। अटल जी की बहुत सारी कविताएं हमने पिछले कुछ समय जब एक कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने सुनी भी थी, पढ़ी भी थी, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और रामधारी सिंह राष्ट्र कवि हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। और पौराणिक चरित्रों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार व्यक्त, जैसे उर्वशी हो गया, नहीं सॉरी भूषण अपनी कविता में पौराणिक चरित्रों का प्रयोग करते हैं, तो यह थोड़ा सा पढ़कर कविता देख लीजिएगा। और ऐ मेरे वतन गीत के रचनाकार के परिचय देते हुए इन्हें गीत के निहित देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डालना है। छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य की विशेषता लिखना है। तो भैया राष्ट्रीय काव्य की विशेषता है, राष्ट्रीय प्रेम वाले काव्य लिखे गए, रहस्यवादी कृप के लिखे गए, यथाचित्रण लिखे गए, प्रकृति प्रेम दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा छात्रों। और ये बहुत आसान पेपर था और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने लायक पेपर था। और सच बताऊं छात्रों, तो अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं, बहुत काम व्यवस्था है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपने अध्यापक से मिल करके एक दो टॉपिक पर बात करनी चाहिए।
थोड़ा ही बात करनी चाहिए, थोड़ा ही पढ़ते रहना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, बताइएगा कुछ आपको अच्छा लगा इसमें तो। नमस्कार।